नमस्ते बच्चों, मैं हूँ खुशबू चौधरी और हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 2 जो कि है महासागर एवं महाद्वीप। आज के इस भाग के अंदर हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न के साथ, जो कि है भूभाग शब्द को परिभाषित कीजिए। अर्थात भूभाग शब्द से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या परिभाषा है। तो भूभाग क्या होता है? भूखंड जो कि भूमि का एक भाग है। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे कि भूमि के एक बड़े भाग को भूभाग कहा जाता है जो कि निरंतर फैला होता है या फिर उसका विस्तार जो है वो निरंतर होता है। जैसे कि हमारे जितने भी महाद्वीप है, कुल 7 महाद्वीप है, उसमें आप उदाहरण भी दे सकते हैं भूभाग का, जैसे कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो इनमें से कोई भी महाद्वीप का आप यहाँ पर उदाहरण दे देना, जो कि क्या है, एक भूभाग है, जो भूमि का एक लगातार विस्तार है, भूखंड है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है शम नो वरुणम का अर्थ क्या है। तो शम नो वरुणम जो है, इसका अर्थ क्या है? हे वरुण, हमारे लिए कल्याणकारी हो। तो वरुण जो है उनको एक देवता माना गया है और उनको बोला गया है हमारे लिए कल्याणकारी हो। तो भारतीय नौसेना जो है उसका प्रतीक चिन्ह है, जिसका आदर्श वाक्य क्या है? शम नो वरुणम, जिसका अर्थ है हे वरुण, हमारे लिए कल्याणकारी हो। जैसा कि आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं, ये भारतीय नौसेना जो है उसका प्रतीक चिन्ह है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर लिखा गया है शम नो वरुणम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है। अभी हमने जस्ट बात की थी कि भारतीय नौसेना जो है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, उसके आदर्श वाक्य का मतलब क्या है। तो इसका आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है शम नो वरुणम, जो कि इसके प्रतीक चिन्ह में यहाँ पर लिखा गया है। तो आपको भारतीय नौसेना का प्रतीक चिन्ह भी याद रखना है और उसका आदर्श वाक्य क्या है, उसका मतलब क्या है, ये भी याद रखना है। आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्या महासागर और महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समान रूप से वितरित है? अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है। तो हमने पहले अध्याय में बात की थी कि पृथ्वी जो है उसको हम 2 गोलार्ध में बांटते हैं, जैसे कि ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है? लगभग गोल है। तो ये जो ऊपर का भाग है वो क्या है? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का भाग क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। तो इसी प्रकार से क्या इन दोनों गोलार्ध के अंदर महाद्वीप और महासागर जो है उनका वितरण समान रूप से है या फिर नहीं है? तो मुख्यतः आप जो महाद्वीप देखेंगे वो सारे किस में आते हैं? उत्तरी गोलार्ध के अंदर। दक्षिणी गोलार्ध के अंदर कौन कौन से महाद्वीप आते हैं? जैसे कि अफ्रीका का कुछ हिस्सा, दक्षिणी अमेरिका का कुछ हिस्सा, या फिर ऑस्ट्रेलिया जो है वो संपूर्णतया किस में आता है? दक्षिणी गोलार्ध में। और अंटार्कटिका जो है वो भी दक्षिणी गोलार्ध के अंदर आता है। तो इसी प्रकार से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों के अंदर महाद्वीप और महासागर का जो वितरण है वो क्या है? समान रूप से वितरित नहीं है। कैसे? उत्तरी गोलार्ध जो है उसके अंदर आप महाद्वीप ज्यादा देखेंगे बजाय कि महासागरों के, और दक्षिणी महाद्वीप जो है उसके अंदर आप महासागर ज्यादा देखेंगे बजाय कि महाद्वीप के। तो इसी प्रकार से भूमध्य रेखा जो है वो पृथ्वी को दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में बांटती है। और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि दोनों में समान रूप से वितरित नहीं है, चाहे वो महासागर हो चाहे महाद्वीप हो। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है यदि ग्रह पर पानी की इतनी प्रचुरता है तो जल की कमी या फिर जल संकट की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, या फिर हम क्यों जल की कमी महसूस कर रहे हैं। तो बच्चों, कुल कितने महासागर है? 5 महासागर। सबसे पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा दक्षिणी महासागर और पांचवा कौन सा है? आर्कटिक महासागर। अब ये जो 5 महासागर है ये पृथ्वी की सबसे बड़ी जल राशियां हैं। इतना जल होने के बाद भी हमारी जो पृथ्वी है वो लगभग 75% किससे घिरी हुई है? पानी से ढकी हुई है। तो इसके बजाय भी जल का संकट हमें क्यों
जल के संकट का सामना करना पड़ता है, या फिर आज के समय पर जल संकट की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। तो हमने क्या बात की थी कि समुद्र का जल या फिर महासागर, जो कि बहुत ही बड़ी जल राशि है पृथ्वी की, उनके अंदर जल जो है उसके अंदर नमक की मात्रा ज्यादा होती है, अर्थात लवणता होने के कारण हम उस पानी का प्रयोग नहीं कर पाते। तो जल तो है हमारी पृथ्वी पर कितना, 75%, अर्थात 3/4 पृथ्वी का भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। लेकिन फिर भी लवणता होने के कारण, लवण जल होने के कारण हम इस जल का प्रयोग नहीं कर सकते। तो हम हो चाहे जानवर हो, हम लोग इस पानी का प्रयोग नहीं कर पाते। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि जल की कमी या फिर जल संकट की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यद्यपि महासागर और समुद्र का जो पानी है वो मिलकर ग्रह पर उपलब्ध अधिकांश जल ग्रह को धारण करता है, लेकिन फिर भी कमी है। क्यों? क्योंकि वो जो पानी है वो उपयोग के लायक नहीं है, क्योंकि वो खारा है और जीवित प्राणी अगर उसको उपयोग उपयोग करेंगे तो भी वो नहीं कर पाएंगे, अगर करना चाहे तो भी। अब इस जल को प्रयोग कैसे किया जा सकता है? फिल्ट्रेशन के द्वारा, लेकिन फिल्टर करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा पैसे लगेंगे। तो ऐसी टेक्नोलॉजी अभी इतनी ज्यादा आई नहीं है। हो सकता है समय के साथ बाद में आपको टेक्नोलॉजी जो है वो तकनीक जो है वो ज्यादा दिखाई दे, लेकिन अभी की बात करें तो हम समुद्र या फिर महासागर का पानी उपयोग में नहीं ले सकते। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुछ तरीकों पर चर्चा करें जिनमें हम पानी बचा सकते हैं। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे पानी को बचाया जा सकता है? जल का संग्रहण करना किस रूप से कर सकते हैं आप? वर्षा से हमें जो जल मिलता है उसको एकत्रित करो। आप व्यर्थ जल बहाते हैं उसको ना बहाएं, उसको रोक दें। किसी नल से अगर पानी लीक हो रहा है तो उस चीज को भी रोका जाए। तो इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? जल संकट का सामना करने में थोड़ी सी मदद मिलेगी इससे। तो ऐसे तरीके जिससे हम पानी बचा सकते हैं वो हो सकते हैं वर्षा जल संचयन। अभी जस्ट मैंने बताया आपको, वर्षा जल को एकत्रित करना। दूसरा, पानी का पुनर्चक्रण, अर्थात बर्तन धो दिए, अब जो गंदा पानी है उसको एकत्रित कर दो, उसको पौधों में डाल दो। तो इसी प्रकार से जल जो है उसका पुनः प्रयोग करना। अब कपड़े धो दिए तो उस जल का प्रयोग किस में करना है? पौधों को पानी देने में कर दो। तो इसी प्रकार से जल का जो प्रयोग है खराब होने के बाद भी उसको कई चीजों में उसका प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा, पानी बर्बाद ना करें। कैसे? हम जो है व्यर्थ में ही नल खुला छोड़ देते हैं या फिर अनावश्यक पानी बहाते हैं, तो वो चीज हमें रोकनी है। चौथा है जागरूकता पैदा करनी है समाज के लोगों में, अपने आसपास के दोस्तों में, साथियों में, और जितने भी आपके आसपास लोग रहते हैं उन सब के अंदर आपको जागरूकता पैदा करनी है कि पानी को व्यर्थ नहीं करना है और उसको बचाने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि जल ही जीवन है। इस चित्र के अंदर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पानी को बचाया जा सकता है। जैसे गाड़ी को धो रहे हैं तो आप उसको कपड़े से धो लीजिए, बजाय कि उस पे फव्वारा डालने से, उससे क्या होगा? पानी ज्यादा वेस्ट होगा। दूसरा, ड्रिप को ठीक करके, अर्थात अगर किसी नल में से पानी टपक रहा है बूंद बूंद करके तो उसको ठीक कर दीजिए। और तीसरा, रिसाइकल में उपयोग करके। इसी प्रकार से ये कई सारी प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? पानी को बचा सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 दिसंबर 2004 को जब भारत में शक्तिशाली सुनामी आई तब भारत के किन क्षेत्रों को अधिक क्षति हुई या फिर जान माल की हानि हुई? तो 2004 की जो सुनामी थी वो किसकी वजह से आई? इंडोनेशिया में भूकंप आने की वजह से आई, जिससे वो भारत के कई सारे तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करके चली गई। अब वो तटीय क्षेत्र थे कौन कौन से? तो मुख्यतः तमिलनाडु और कर्नाटका, जो कि भारत के तटीय क्षेत्र है, वो प्रभावित हुए थे। सुनामी जो है वो कई हजार किलोमीटर तक अपना प्रभाव छोड़ सकती है। तो इसी प्रकार से 2004 की ये जो सुनामी है इसकी वजह से भारत के तटीय क्षेत्र के अंदर क्या हुआ? जान माल की क्षति हुई। तो इसका उत्तर आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा तमिलनाडु और केरल के तट गंभीर रूप से क्या हुए? प्रभावित हुए और जान माल की हानि हुई। और तो और इन क्षेत्रों के अंदर घर डूब गए, लोगों की जान चली गई, इस प्रकार की घटनाएं हो गई। इसके साथ ही 13 और देशों को प्रभावित किया था इस सुनामी ने। तो ये जो प्रचंड सुनामी थी ये बहुत ही भयावह और खतरनाक थी। इसी प्रकार से जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं
वो कई बार इतना विध्वंसक रूप ले लेती है कि हमें कई प्रकार से क्षति हो जाती है, कई सारे लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूरेशिया शब्द से आपका क्या तात्पर्य है? यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया, इन दोनों से मिलकर यूरेशिया बनता है। तो यूरोप और एशिया महाद्वीपों को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। जैसा कि आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं, इसमें यूरोप और एशिया को एक साथ दिखाया गया है। अब ये जो दोनों महाद्वीप है, इनका भूखंड तो जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इनको क्या करते हैं, अलग अलग गिनते हैं या फिर इनकी गणना अलग अलग की जाती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों महाद्वीपों का जो विकास है वो अलग रूप से हुआ है। जैसे यूरोप है तो वो एक विकसित देश है, जबकि एशिया जो है वो विकासशील है। एशिया के कई सारे देश जो है वो अभी तक विकास कर रहे हैं, विकासशील है। तो इसी प्रकार से विकास की पद्धति के कारण इन दोनों महाद्वीप को अलग अलग गिना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के दो प्रमुख द्वीप समूह के नाम बताइए। सबसे पहले ये बताइए कि द्वीप क्या होते हैं? ऐसा भूभाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा था? ग्रीनलैंड। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? भारत के मुख्य दो द्वीप समूह के नाम बताने हैं। तो भारत के दो मुख्य द्वीप समूह कौन से हैं? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में क्या है? अंडमान और निकोबार है। दूसरी ओर लक्षद्वीप कहाँ पर है? अरब सागर के अंदर है। तो इसी प्रकार भारत के ये दो मुख्य द्वीप समूह हैं। जैसा कि आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर लक्षद्वीप है और इधर आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो ये दोनों द्वीप समूह भारत में ही कई छोटे द्वीपों को मिलाकर ये द्वीप समूह बने हैं। तो मुख्य रूप से भारत के कौन से द्वीप समूह हुए? लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो भारत के जो वैज्ञानिक है, उनके समूहों को या फिर दलों को कहाँ भेजा गया? अंटार्कटिका में भेजा गया। क्यों? ताकि वहां पर अन्वेषण या फिर रिसर्च किया जा सके। तो वो जो रिसर्च या फिर अन्वेषण स्टेशन है, बेस स्टेशन है, उसको क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगोत्री बोला गया था। और ये कब स्थापित किया गया था? तो भारत के द्वारा 1983 में अंटार्कटिका में अपना पहला वैज्ञानिक बेस स्थापित किया गया, जिसको क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। तो ये एकमात्र ऐसा बेस स्टेशन नहीं है, इसके बाद दो अन्य और बेस स्टेशन स्थापित किए गए थे। क्यों? ताकि अंटार्कटिका की जलवायु के बारे में और जाना जा सके, अर्थात अंटार्कटिका की खोज। क्यों? क्योंकि वहां की जो जलवायु है वो काफी ठंडी और कठोर है, वहां पर लोग ज्यादा निवास नहीं करते। तो ये जो वैज्ञानिकों का बेस स्टेशन वहां पर है, उनके लिए वहां पर आवास भी प्रदान किए गए हैं सरकार द्वारा, और तो और पुस्तकालय और डाकघर जैसी सुविधाएं भी दी गई है। तो इसी प्रकार से भारत ने कई बेस स्टेशन स्थापित किए हैं अंटार्कटिका में। और दक्षिण गंगोत्री जो कि 1983 में स्थापित किया गया था और भारत का पहला बेस स्टेशन था अंटार्कटिका के अंदर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है और इस दिवस को किसने घोषित किया? तो कब मनाया जाता है? 8 जून को। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि प्रति वर्ष 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है, जिसको घोषित किसने किया? संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को महासागरीय दिवस के रूप में घोषित किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के जीवन पर महासागरों और महाद्वीपों का क्या प्रभाव है? तो महासागर और महाद्वीप जो है, उनका हमारी पृथ्वी पर क्या प्रभाव है या फिर हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है? तो ये दोनों ही हमारे लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि महाद्वीपों पर हम रहते हैं, महाद्वीप से हमें क्या मिलता है? पीने योग्य पानी मिलता है, जबकि महासागरों का पानी जो होता है उसमें लवण की मात्रा अधिक होने के कारण हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी हमें किसी न किसी रूप में महासागरों से पानी मिलता है। कैसे? वर्षा के रूप में। तो महासागर जो है वो क्या है? जल चक्रण का हिस्सा है। दूसरी ओर महासागरों से हमें वनस्पति जगत और प्राणी जगत की विविधता दिखाई देती है। वहां पर महासागरों के अंदर पाई जाने वाली जो मछलियां हैं, उससे तटीय क्षेत्रों के अंदर रहने वाले लोग क्या करते हैं? मछली पालन करते हैं या फिर मछली पकड़ते हैं भोजन के रूप में। और महासागर किस काम आते हैं? परिवहन के रूप में भी काम आते हैं। तो इसी प्रकार से दोनों महासागर और महाद्वीप हमारे जीवन में आवश्यक है। तो महासागर जो है वो पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करते हैं। कैसे? महासागरों से हमें क्या मिलती है? वर्षा मिलती है। अगर वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा?
चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान अर्थात मरुस्थल ही दिखाई देगा। तो इसी प्रकार से पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करते हैं महासागर। और महासागरों से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन भी मिलती है। कितनी? 50% से भी अधिक। तो विश्व भर की 50% से भी अधिक ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? महासागरों की वनस्पति जगत से, जिसके कारण महासागरों को क्या बोला गया है? पृथ्वी के फेफड़े भी बोला गया है। समुद्री जीवन का समर्थन करते हैं और मछली और नमक जैसे संसाधन प्रदान करते हैं। और महासागर जो है वो तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संस्कृति को भी प्रभावित करते हैं। दूसरा, ये वैश्विक व्यापार के लिए प्रमुख परिवहन मार्गों के रूप में काम आते हैं। परिवहन, चाहे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो या फिर चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, अर्थात आयात और निर्यात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जल परिवहन का। तो इसी प्रकार से महासागर जो है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। अब महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीपों पे हमें क्या मिलता है? ताजा पानी मिलता है मनुष्य और पौधों और जानवरों के लिए। तो इन तीनों के लिए, अर्थात हमारे लिए, पौधों के लिए और जानवरों के लिए ताजा पानी कहाँ से मिलेगा? हमें महाद्वीपों से मिलेगा। क्यों? क्योंकि महासागर जो है वहां पर खारा पानी मिलता है। और हमें क्या मिलता है? खनिज, जंगल आदि मिलते हैं। तो ये सारे प्राकृतिक संसाधन जो है वो हमें महाद्वीप से मिलते हैं। तो इसी प्रकार से महासागर और महाद्वीप दोनों ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं एक और मजेदार सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।